अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अगले 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर एक और एहतजाज का सिलसिला शुरू होने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 तारीख की डेट दी हुई थी कि जनाब 21 तारीख से हम एहतजाज करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया। इन तमाम मामला के हवाले से वो एक नई एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। कितनी मौसर होगी ये तहरीक, क्या इस मरतबा वो के रिजल्ट दे पाएगी? चूंकि अब तक जितनी भी तहरीकें चलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं ला सके। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले वो जैसी भी थी, जिस तरह भी थी, उसने कम से कम फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छे रिजल्ट जरूर दिए। साथ ही साथ ये सब कुछ ऐसे मौके के ऊपर हो रहा है जब दो और डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो यह है कि पिछले 24 घंटे में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस में नूरा कुश्ती कहें या गोलाबारी कहें, जो भी आप कहना चाहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ। दोनों साइडों से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए गए। ये कहा गया कि जनाब जिम्मेदारी लेनी है तो सबको लेनी पड़ेगी, हम ना होते तो आप पटियाला जेल में होते। दोनों साइडों ने एक दूसरे को ताने तशने दिए। लेकिन उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई और अब कहा जा रहा है कि मुलाकात के बाद सब ठीक है, अमन शांति सुकून है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जबकि दूसरा इशू जो है वो ग्रिड स्टेशन से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, अली बिन गंडापुर साहब की जानिब से ग्रिड स्टेशन पर जाके बिजली बहाल की गई। उनके एक और एमपी फजल इलाही की जानिब से भी ये सब कुछ किया गया। आज शमदाना गुलजार साहिबा ने भी यही काम किया कि जाके बिजलियां जो है वो ग्रिड स्टेशन के अंदर एक्टिवेट करा दी जाती हैं। लेकिन उसके बाद चंद घंटे के बाद वही मामूल, वही सब कुछ जो है दोबारा हो जाता है। क्या अगले 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है? क्या इस मरतबा वो मौसर होगी? क्या हुकूमत के लिए नई परेशानी, नया दर्द सर जो है वो जन्म लेने लगा है? इस पर तफसील से बात करेंगे। 3 सीनियर सहाफी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इस्लामाबाद से हैं आमिर इलियास राना साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद के भी और सीनियर सहाफी भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। हमें एंकर पर्सन और तजियाकार राय साकिब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें एंकर पर्सन और तजियाकार समीरा रमजान साहबा भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहेंगे। 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है और उन्होंने कहा कि इस मरतबा ये वाली तहरीक जो है वो पिछली वालियों से बहुत फर्क होगी, बहुत बेहतर होगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है वॉर ऑफ वर्ड्स का, इन दोनों मामला को अगर कंपेयर करें, क्या हुकूमत के लिए कोई नई मुश्किल शुरू होने जा रही है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त तो चूँकि हम थोड़ी देर पहले बैठे हुए हैं तो वो इस वक्त खाना खा रहे हैं बैठे हुए, और मामलात अगर बिगड़ने होते तो बहुत पहले बिगड़ जाते, स्टार्ट ही ना होते। ये कुछ शराइत के तहत आए हैं दोनों, और इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर मौजूद है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी ने ये काम करना है तो वो कहें, बल्कि ये पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि हम बजट में बजट के खिलाफ वोट देंगे। पीटीआई भी अपनी स्ट्रेंथ पूरी ले आए और हम भी लाएं तो गवर्नमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी, कोई इशू नहीं रहने का। ये इनको जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है पीटीआई को। जो सड़कों पे लाना है, कुछ करना है तो हुकूमत संभाल लें। पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी ऑफर की थी कि भाई आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम नून के साथ नहीं चलना चाहते। तो हाथ कंगन को आर्ची किया। इसमें मसला क्या है? और जो एहतजाजी तहरीक है, पहला ये था मरहला कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। अब कल से इमरान खान की रिहाई का मैंने कल नईम हैदर पंजोथा का ट्वीट भी पढ़ा था, तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये अपोजिशन का राइट है, वो कर सकते हैं, वो लोगों को ला सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, उनको निकलने देता है कोई। और ख़ास तौर पे केपी तो उनकी अपनी गवर्नमेंट मौजूद है। 25 मई 2022 आपने याद रखनी है डेट। उस दिन इमरान खान सवाबी में खड़े इंतज़ार करते रहे उस जम्मे गफ़ीर का, जिन हज़ारों लोगों को उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके लेके आनी थी, लेकिन लोग नहीं आए हुए थे। वो कहाँ थे? ये अब भी क्वेश्चन रहेगा कि बेशक वो कहें कि उस वक्त केपी के अंदर कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी जो पिटाई कर रही थी, पंजाब में हो रही थी, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रही थी। तो जो लोग आने थे वो क्यों नहीं थे? इमरान खान का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने खोला था ना। आप और हम भूले तो नहीं है कि सबको उन्होंने कहा जी लेके आने दें, आप रेड जोन में ना आए। तो कितने लोग आए थे? वो क्यों वापस चले गए? फिर जो मर्जी बहाना हो तो आप बिल्कुल ठीक है, वो लाएं लोग, और इनकलाब लाना चाहते हैं इनकलाब ले आएँ, जमहूरी जद्दोजहद करना चाहते हैं वो करें। ये बहरहाल अपोजिशन पार्टियों का, और जो भी हुकूमत के खिलाफ उनका गुस्सा है अपने लीडर के हक के लिए, ये उनका राइट है। अब उस राइट को मनवाने के लिए उनकी अवामी ताकत कितनी होगी, ये मेरे और आप सबको हमें देखना होगा कि हाँ जी आपने कितनी दफ़ा आवाज़ दी, कितनी दफ़ा कॉल की। लोगों ने बिल्कुल 8 फरवरी को वोट दिया, लेकिन मुल्तान में तो वो वापस नहीं आए ज़िमनी इलेक्शन में, जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट पे हुआ। उस पर तो वो वावेला नहीं था जो पहले 8 फरवरी पे मचाया गया था। तो बस ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या कल होता है।
कल से जो तहरीक शुरू करने लगे हैं और कितने दिन चलेगी। राय साकिब साहब, आपकी क्या राय है? आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, पहले भी कई दफा एहतजाज की कॉल हुई, पंजाब में तो खैर बहुत ही बुरे रिजल्ट्स निकले। अब बहुत सी वजूहत हो सकती है, डर की वजह हो सकती है, लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहा, इलेक्शन की हाइप खत्म हो चुकी है, वी कुड हैव मल्टीपल रीजंस। लेकिन अब जो सिलसिला शुरू होने लगा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि जनाब जो पहले शोज आपने देखे हैं ये वैसा नहीं होगा, अब इस मरतबा दमादम मस्त कलंदर होगा। तो परवेज इलाही साहब भी बाहर आ चुके हैं। सो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है अब आपको? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि येस, इम्पैक्ट किसी भी एहतजाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर उनका कोई भी एजेंडा हो, इम्पैक्ट तभी आएगा कि अगर पंजाब से एहतजाज का आगाज़ या पंजाब से कोई बड़ा नंबर तहरीक इंसाफ निकाल ले तो इम्पैक्ट तब आएगा। बट क्वेश्चन मार्क इज़ कि इस एहतजाज को लीड कौन करेगा और किस हद तक तहरीक इंसाफ को इजाज़त होगी कि आप लोग एहतजाज कर लें, आप रैली निकाल लें, कोई जलसा जुलूस कर लें। सो वो उसका पिछले कोई ज़्यादा दूर ना जाइए, 8 फरवरी के बाद से ही देख लीजिए कि जहाँ पर 10, 20, 50 लोग भी इकट्ठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनके बाद में घरों पर रेड भी हुए हैं, कहीं पर कोई कॉर्नर मीटिंग हुई है, किसी एक बैठक में बैठ के काउंसलर लेवल के 4 लोग भी इकट्ठे हो गए हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनके घरों पर भी बाद में उस डेरे के ऊपर रेड किया गया और लोग गिरफ्तार हुए हैं। सो और सेकेंडली कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा। परवेज इलाही साहब है, उनके सेहत के मामलात भी हैं, एज फैक्टर भी है, और फिर वो जितनी सख्तियाँ काट कर बाहर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब बहुत एक्टिवली किसी भी एहतजाज को लीड करेंगे। वरना इसको अगर भांपना है, इसको हमने कोई पैमाना रखना है कि तहरीक इंसाफ के पास किस हद तक वर्कर या वोट या सपोर्ट अभी भी मौजूद है, तो लाहौर में एक सिर्फ जलसे की इजाज़त दे दी जाए। अभी उन्होंने रिसेंटली इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी और कहाँ पर उनको इजाज़त मिली। सो मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है इस टाइम के ऊपर कि कोई बहुत बड़ा नंबर निकाल सके या कोई बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा जुलूस या कोई रैली निकाल सके। आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ पॉसिबल इन गिवन सर्कमस्टांसेस। येस, अपने वर्कर को, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है कि जिसके वर्कर का बहुत प्रेशर है अपनी लीडरशिप के ऊपर कि आप लोग एहतजाज नहीं कर रहे। अब वो प्रेशर डिजिटल मीडिया की हद तक है या ग्राउंड के ऊपर भी है, वो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। लेकिन मुझे होता नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ पंजाब से कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ा जलसा जुलूस निकालने में कामयाब हो जाएगी। समीर साहब, अगर यही सारी सूरत हाल रही जिस तरह राय साहब भी ये बता रहे हैं, आमिर साहब की भी राय आपने सुनी, तो इसका फिर इम्पैक्ट किस तरह आएगा? क्योंकि अगर तमाम सूबों से, पूरे पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा एहतजाज नहीं हो सका, तो फिर तो जिस तरह माजी के अंदर जो कुछ होता रहा है वही होगा। अगर आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है या इतनी मुतहरिक नहीं है, तो फिर तो वो रिजल्ट्स नहीं निकल पाएंगे जिसका ऐलान बार बार किया जा रहा है। जी बिल्कुल मंसूर, आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ मैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है पीटीआई के लिए कि लीडरशिप का फुकदान है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लीडरशिप मौजूद है वो डिवाइडेड है। नंबर 3 ये कि बहुत से वर्कर्स ऑलरेडी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिसका जिक्र भी राय साकिब ने बड़ी तफसील से किया। नंबर 4 ये कि जो लीडरशिप मौजूद भी है उसको बहुत सारे वर्कर जो निकलना चाहते भी हैं वो शायद उस तरह से ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि इनका मकसद क्या है। और यही वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर हम ये देखते हैं कि हर एहतजाज पहले एहतजाज से और मुख्तसर और छोटा हमें नजर आता है। ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि बहुत अगर कोई इम्पैक्ट था सड़कों पर निकलने का तो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जरूर था, लेकिन उसके बाद से हमने नहीं देखा कि मैंडेट चोरी के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के हवाले से या किसी भी अपने वर्कर्स की रिहाई के लिए या जो भी उनके मुतालबात हैं कि उनके साथ नाजायज सुलूक हो रहा है, तो किसी भी हवाले से कोई मौसर आवाज उठाने में कम से कम सड़कों की हद तक पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप कामयाब नहीं नजर आती। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर मुराद सईद रूपोशी खत्म करके कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, लीड करते हैं, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब की फैमिली में से कोई लीड करता है तो उसको भी उनका वर्कर ट्रस्ट करता है कि ये फैमिली मेंबर है और ये खान साहब के साथ सिंसियर है, तो तब भी लोग निकल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो मौजूदा लीडरशिप है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बड़ी तहरीक खड़ी कर सकती है। और कल का भी जो एहतजाज है बिल्कुल ये पहले से भी ज्यादा फुसफुसा सा ही नजर आएगा मेरे ख्याल से। तो कोई बड़ा आपको बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ी रैली नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि लोगों की डिसअपॉइंटमेंट बड़ी है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि उनके बाहर निकलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कोई जो तब्दीली वो लाना चाहते थे वो नहीं ला सके, खान को बाहर निकालना चाहते थे वो नहीं निकाल सके, और अदालतों के रहमो करम पर हैं, तो इस वजह से अब वो भी सब चीजें देख रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों को पता है कि सड़क पर आने का कोई फायदा नहीं है और उल्टा उनको प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे।
आमिर साहब, ये जो भी सूरत हाल बन रही है, मेरे ख्याल में आप तीनों इस एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक हैं कि फिलहाल कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी पीटीआई को नजर नहीं आ रही। लेकिन अब मुझे जो ऑड्स इसके अगेंस्ट लगते हैं वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जैसा शख्स, जिसे इमरान खान साहब ने वजीर आला के तौर पे नामजद किया, उनको चुना गया कि जनाब आप सूबे को लीड करेंगे। और अली अमीन गंडापुर जो है वो मशहूर हैं, मतलब दबंग पॉइंट ऑफ व्यू एक किस्म का रखते हैं, एक मसल, पार्टी के मसल का किरदार अदा करते रहे हैं। माजी के अंदर कश्मीर हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, वहां पे इलेक्शन कैंपेन्स को लीड करते रहे हैं वो। अब ऐसे शख्स को वजीर आला बनाने के बावजूद भी अगर कोई बड़ी तहरीक नहीं शुरू हो पा रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर की चॉइस जो है वो एक गलत चॉइस साबित हो रही है? असल में ओवर एक्टिंग का शिकार हो रहे हैं हम सारे पाकिस्तान के अंदर। जो अपोजिशन लीडर ने आज तकरीर की, बहुत अच्छी बात है। सियासी तौर पे सारे अपोजिशन लीडर इसी तरह की बात करते हैं। वो बूट को इज्जत दिलवा रहे हैं। वो किसी ने अच्छा तबसरा किया कि अयूब खान का पोता बूट की इज्जत की बात करता है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। वो सारी पार्टियों से घूम फिर के आए हैं। हमारे यहाँ सारे सियासतदान इसी तरह ही हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टियों से घूम के आए हैं। लेकिन जिस किस्म का वो शोर करते हैं और अली अमीन गंडापुर करते हैं, तो उनको सूबे के अंदर सबसे पहले देना चाहिए था कि वो लोगों को रिलीफ किस किस्म का दे रहे हैं। वो क्या सिर्फ इस शोबदाबाजी से कि हम बिजली का बटन बंद करेंगे और ऑन और ऑफ करेंगे, इससे कितने दिन लोगों की रोटी पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं? गवर्नेंस का मुकाबला उनका बहैसियत वज़ीर आला मरियम नवाज़ के साथ है। वो क्या कर रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्या है, सिवाय वीकली बयान देने के और धमकी लगाने के? तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको लोगों को लीड करना चाहिए और लोगों को लाना चाहिए। क्योंकि ये जब है ना कि जी लीडर के लिए हम अडियाला जेल पे भी जाएंगे और कब्जा छुड़ाएंगे, तो फिर ये कोशिश कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो जब अंगेख्त कर रहे हैं ना आम आदमी को इस तरह के ऑप्टिक्स अपना के, तो फिर इनको अमली तौर पे सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि गरीबों के बच्चों को आगे लगा दें, लीडरशिप आगे लगे। अगर मुराद सईद नहीं है, हमाद अजहर मौजूद हैं, दूसरे जो ये सारे आते हैं और चले जाते हैं, इन सबको लीड करना चाहिए और फ्रंट से लीड करना चाहिए। हमाद अजहर ने जिसमें शहद की बोतल पकड़ी गई थी अली अमीन गंडापुर के पास से, उसमें वो और वलीद इकबाल पंजाब से वाहिद 2 लोग थे जो जेन्युइनली मेहनत करते हुए आगे आए थे। मैंने खुद देखा था उस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में। लेकिन ये कब तक अब बच्चों को आगे लगाएंगे लोगों के? मियाँ असलम इकबाल हैं, जो कुछ भी अरेस्ट ही होना है ना तो हो जाए भाई, बाकी भी तो लोग अरेस्ट है ना। फिर आपके वर्कर को यकीन होगा कि हमारा लीडर भी हमारे साथ है और हमें वो लीड करेगा, निकल के आएंगे। ये जो रोजाना की बुनियाद पे हैजान बर्पा कर रहे हैं, तो फिर इकट्ठा करके एक दफ़ा देख लें। या फिर ये ना कहें कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और हमने बात भी उनसे करनी है। यहाँ पे आके ना मेरे हिसाब किताब में इनके सारे सिस्टम को ब्रेक लगती है। और भाई जिसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हो, जिनके दफ्तरों पे जाके हमले करते हो, जिस जीएचक्यू को बिगाड़ते हो, कहते हो नहीं बात भी हमने आपसे करनी है, सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए आपका, हम तो उसके बगैर चल नहीं सकते। तो इस 2 अमली ने लोगों को भी तकसीम कर दिया। इनका मसला ये बन गया। राय साकिब साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मैं इसकी, ये आमिर साहब जो तबसरा कर रहे हैं काफी हद तक हकायक पर मबनी नजर आता है, और इसमें थोड़ी सी एडिशन इस बात की भी कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बाहर मौजूद हैं। बाहर से बैठ के वीलॉग्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए लोगों को कहते हैं कि निकलने का वक्त आ गया है, बाहर आ जाइए, अब सड़कों पे ना निकले तो फिर कुछ नहीं होगा। खुद वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, खुद पाकिस्तान के अंदर आते नहीं। तो इस किस्म के दोहरे मेयार की वजह से भी आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज को नुकसान पहुंच रहा है? मंसूर साहब, इसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी हमें इस सारे आर्ग्यूमेंट की, और वो जड़ वापस जाती है 8 फरवरी पे। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बड़ी गारंटी थी, बड़ा शो शॉट था वो, कि जनाब 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत जाते हैं, हम वोट करते हैं उनके लिए, तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने वोट भी किया, 8 फरवरी का इलेक्शन भी हुआ, 9 फरवरी को फिर क्या हुआ वो हम सब ने देखा। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उनको उनके मतलूबा नतायज जिसके लिए उन्होंने इतनी जिद्दोजहद की थी, वो 8 और 9 फरवरी को वो हासिल नहीं कर सके। रही बात केपीके की, और मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर परसिस्टेंट हूं कि केपीके से अवाम निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और केपीके से अवाम निकालने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी 1-2 मिसालें मैं आपको देता हूं कि अभी ये बिजली वाला इशू उनका चल रहा है। वो जाते हैं ग्रिड स्टेशन में, जाते हैं वहाँ लोकल एमपीएस और एमएलएस जाते हैं, वहाँ पर जाकर बिजली ऑन करवा देते हैं ज़बरदस्ती या व्हाटसोएवर, दो आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। तो वहां पर भी जो लोकल एमपीएस हैं उनके साथ सिर्फ क्राउड की फुटेजेस देखिए कि उनके साथ कितने लोग होते हैं, तो कई सैकड़ों और कुछ फुटेजेस में तो कुछ हजार के करीब भी लोग वहां पर नजर आए हैं इस सारे एहतजाज में भी। सो केपी पे से इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों को निकालना की बहुत बड़ा टास्क नहीं है।
लेकिन जहां पर आपकी हुकूमत है, जहां पर इतनी मेजोरिटी से वोट लेके हुकूमत बनाई है, आपने उस एहतजाज से हासिल क्या करना है? मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती। एहतजाज वहां पर होता है जहां पर आपसे ज्यादती हुई हो, जहां पर आप कहें जी हमारे साथ ये गलत हो गया है। पंजाब में आप क्लेमेंट हैं कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात ने आपकी सीटें जीती हुई थी, वहां पर रिजल्ट तब्दील कर दिए गए, यही इल्ज़ाम है। तो वहां पर एहतजाज की तुक भी बनती है, वहां पर एहतजाज की समझ भी आती है कि हमारे साथ इस सूबे के अंदर ज्यादती हुई है। जब वहां से जब तक एहतजाजी तहरीक नहीं उठती या एहतजाज नहीं होता, तो मुझे राना साहब से इत्तफाक करना पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, हम ये बात तो करते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देते हुए या बयान देते हुए हिजान पैदा कर रही है, लेकिन हम ये बात क्यों नहीं करते कि जनाब जो सारे केसेस हैं क्या वो ठीक हैं? हम उन केसेस के ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्यों एक सियासी जमात को सिर्फ ये रास्ता मिला है कि हम इस मुल्क में एहतजाज बर्पा करेंगे तो हमारा लीडर बाहर आएगा? क्यों हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर उस सियासी जमात के लीडरान और वोटर्स को इतना एतमाद नहीं है कि चले यार केसेस बने हुए हैं लेकिन अदालतें डिसाइड करेंगी और अगर इमरान खान साहब बेगुनाह है तो वो बाहर आ जाएंगे? हम क्यों हर चीज़ को सिर्फ एहतजाज की तरफ और मार धाड़ की तरफ, एजिटेशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं? सवाल ये है और इसके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 21 तारीख को जो एहतजाज का अनाउंसमेंट किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके बारे में हम मजीद बात कर रहे थे। समीना साहबा, अभी ब्रेक से पहले राय साकिब साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब पंजाब से जो है वो मामला को लेके आगे चलना होगा, लेकिन ये भी हकीकत है, आप जानती होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिबेट, चैटर, डिस्कशन ये भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कोई एक दूरा कुश्ती के तौर पे हो रहा है, आपस में जो है वो मामला तय हो चुके हुए हैं कि जी ठीक है, आवाम को बताने के लिए, अपने वोटरों को बताने के लिए हल्का फुल्का जो है हम एहतजाज करेंगे, कभी कभार सड़कों पर आ जाया करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे आपको कभी कोई तकलीफ हो। आपको लगता है इस थ्योरी के अंदर कोई वेट है? अगर उन्होंने ऐसी कोई ऑप्शन मानी है तो उसके बदले क्या उन्हें मिला है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसके बदले क्या उन्हें ये मिला है कि ठीक है फिर हम आपको अगवा नहीं करेंगे, फिर हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। मतलब आप अपनी इक्तदार दे के कि जी हम ठीक है, हम अपने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के रौले पे बात ही नहीं करेंगे और हम चुप करके अच्छे बच्चे बन के टोकन एहतजाज करेंगे सिर्फ, तो उसके बदले उन्होंने लिया क्या है? आपके ख्याल से क्या उन्हें मिला होगा मंसूर? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है उसमें। कुछ जिस तरह खान साहब के केसेस भी अब क्लियर होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। परवेज इलाही साहब बाहर आ गए, शामूद कुरैशी साहब किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। उनके ऊपर जो केसेस ऑलरेडी हुए हैं उसके अंदर उनको जमानत भी मिल सकती है। इस वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ हद तक आर्गुमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। तो फिर तो ये और भी ज्यादा अफसोसनाक बात है। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम ही बस व्हीलिंग डीलिंग में लगा हुआ है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिसमें जज साहिबान को भी हम इसी तनाजुर में मैसेज भेजते हैं कि चलें भी ये मामला डन हो गए हैं, ये सड़कों पे नहीं आएंगे, इनके केसेस खत्म करते चले जाएं। तो ये तो फिर बिल्कुल इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में तो सिस्टम, आइन, कानून, इस चीज का, अदालती निजाम का, किसी चीज का, पार्लिमानी निजाम का, किसी चीज का कोई वजूद ही नहीं रह गया। ये तो और भी ज्यादा अफसोसनाक बात है। मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी ये खबरें जरूर हैं और मे भी सच भी हों, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अगर किसी ने इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या किया और क्यों किया, क्योंकि इनमें आधे से ज्यादा लोग तो वो हैं मंसूर जिनका शायद मैंने और आपने भी पहली दफा नाम सुना है, और लोगों ने भी उनका नाम सुना है या नहीं सुना मुझे तो ये भी नहीं पता। उन्होंने बस खंबा समझ के वोट डाल दिया है कि ये वो खंबे हैं कि जिनको इमरान खान ने खड़ा किया है और इसलिए उन्होंने उन्हें वोट डाल दिया। तो उनकी हैसियत अभी अगर वो ये कर भी रहे हैं तो उसको उन्हें क्या फायदा मिलेगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जब असल बात यह है कि पार्टी या वोटर सपोर्टर जो कुछ भी है वो तो इमरान खान का है। तो जब जिस दिन वो बाहर आएगा उसने आके अपने फैसले करने हैं, जिस दिन उसने पार्टी का कंट्रोल संभालना है, तो ये तमाम लोग जो छोटे छोटे मामलात के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कोई बात करता है, कोई नहीं करता, ये सब चीजें बिल्कुल बेमानी होकर रह जाएंगी। और बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि जब बड़ी पार्टी होती है उसमें सब लोग एक जैसे नहीं होते। मिजाजन कोई खामोश तबा होता है, कोई एहतजाज करना में ज्यादा हमें एक्टिव नजर आता है, कोई मुंह से बस फायर करता हुआ नजर आता है, और कोई जो होता है वो बहुत डिसेंट होता है, उसके मामलात होते हैं कि पढ़ी लिखी गुफ्तगू करे। तो हर बंदा मुख्तलिफ होता है, सब के सब एक तरह से बिहेव नहीं भी कर रहे होते। लेकिन मैं साकिब की इस बात से जरूर इत्तेफाक करती हूँ कि इम्पैक्ट किसी भी प्रोटेस्ट का उसी वक्त बनेगा कि जब आप पंजाब से
और सिंध से भी इवन आप लोग बड़ी तादाद में जब पूरे मुल्क से ही लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होंगे तभी उसका इम्पैक्ट होगा। जहां पर आपकी अपनी हुकूमत है, उन्हें पता है कोई रोक टोक नहीं है, तो कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है कि आप अगर उसमें बहुत बड़ा क्राउड निकाल भी लेते हैं तो तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्राउड देखिए एक आप वहां पर उन्हें तोड़फोड़ तो नहीं करने दे रहे होंगे, ना वो करने की मेरा ख्याल है पोजीशन में होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे उनके अपने सूबाई हुकूमत है, अपनी पार्टी की, अपने लीडर की हुकूमत है, तो वो क्यों कुछ ऐसी चीज करेंगे। तो वो बड़ी तादाद में आएंगे, वो आके क्या करेंगे फिर, तो वो क्या इस्लामाबाद आकर चढ़ाई करेंगे। तो ये सब चीजें इतनी अभी स्कैटर्ड किस्म की हैं कि इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं तो अब वो क्या आके अडयाला जेल का मुहासरा करके बैठ गए हैं, और क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा, फिर क्या सिचुएशन बनेगी। साकिब ने जो एक और बात की कि क्या हम अदालतों पे एतबार नहीं करते, इसलिए हम क्या प्रोटेस्ट पे सिर्फ रिलाय करते हैं कि जी हम सड़कों पे निकलेंगे तो ही मसला हल होगा। तो पहली चीज तो ये कि बाहर के मुल्कों में भी जहाँ बहुत सारे मामलात सबजुडिस भी हों, फिर भी लोग किसी भी मौकिफ के बारे में हिमायत करने के लिए भी या उसके खिलाफ भी अपनी राय का इजहार रखते हैं, और ये प्रोटेस्ट करना, सड़क पर आना, ये सिर्फ एक राय का इजहार भी होता है। दूसरी चीज ये कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि अदालती सिस्टम कितना कमजोर है और कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसकी वजह से सबका एक तासुर ये है कि जब बाहर आप एक प्रेशर बढ़ाते हैं, सड़कों पर होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर बातचीत करने के उसमें एक माहौल बना देते हैं, एक पोजीशन ऐसी बना लेते हैं कि फिर आपसे बातचीत करनी पड़ती है, आपकी बात सुननी पड़ती है। जैसे कि हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने धरने किए, टीएलपी ने किए, इमरान खान ने किए, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ी। तो अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक ट्रेडिशन सी बन गई है सियासी कि लोग बाहर निकलते हैं तो फिर ही कोई बात सुनता है, अदरवाइज तो फिर वो मौला जट की बढ़ते ही चल रही होती। नहीं तो फिर समीना, मैं सॉरी यहीं पे आपसे दोबारा एक सवाल करना चाहूंगा। फिर आमिर साहब ने जो शुरू में बात कही थी कि भैया आप कर लें, करके दिखा दें, तो जब आप कर नहीं पा रहे तो फिर शायद इसीलिए फिर आपकी बात भी सुनी नहीं जा रही। क्या फिर इस तरह अगर हम उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, चलें एक मिनट के लिए उसको हटा देते हैं कि जनाब ये सब कुछ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद कोई अंडरहैंड डील हुई थी, चलें इस थ्योरी को मैं हटा देता हूं, लेकिन फिर दूसरी साइड पे आ जाएं कि फिर शायद आपकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि आप आवाम को सड़कों पे नहीं निकाल सके अभी तक। जी, इसमें तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सड़कों पे बड़ी तादाद में आप नहीं निकाल सके, और उसकी रीजंस भी हैं कि बहुत सारे वर्कर तो खुद छुपते फिर रहे हैं, अभी तक जेलों में हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं, कोई साल रह गया है, वो क्या दोबारा जाके जेल में बैठ जाए, निकलने का उस तरह का माहौल भी नहीं। और फिर अगेन वही बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट, और फिर जिस तरह से राय साकिब ने भी बात की कि उसका जब आउटकम उस तरह से नहीं आता देखा कि बाहर निकले भी, वोट भी किया, सड़कों पे भी रहे। इमरान खान ने कितने 75 जलसे किए थे 2022 में, जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया था, पूरे मुल्क में जलसे किए थे, बहुत बड़े जलसे किए थे, और हर मौसम में, गर्मी में, रोजों में, बारिशों में, हर मौसम में, हब्स में उन्होंने जलसे किए थे, लेकिन लोग निकले थे और बड़ी तादाद में निकले थे। तो अब बात ये कि अब वो ना लीडरशिप है उस तरह से, ना लोगों को वो जज्बा नजर आ रहा है। तो वो इमरान खान के लिए जो लोगों की मोहब्बत है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो अपनी जगह वहां पर है, उसमें मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरह से, अगर इमरान खान खुद, आप सिर्फ एक दफा ये कह दें कि इमरान खान कल जो है वो अडयाला जेल से बाहर गेट पे खड़े नजर आएंगे, उसके बाद आप किसी लीडरशिप को भी कॉल देने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप देख लें कि क्या होता है। तो ये सिर्फ इतनी सी कहानी है, बीच में जो एक बफर जोन बन गया हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा मामला जो है हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब, फिर ऐसी सूरत हाल में फिर हुकूमत के लिए तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला मामला है, जो ये शक का इजहार किया जा रहा था कि जनाब कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बजट ना मंजूर होने दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो इस हुकूमत के लिए सब कुछ ही ठीक चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी लेग्स ही नहीं है कि वो कोई बड़ा एहतजाज कर सके, फिर तो कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं लग रही हुकूमत के लिए। देखें, एहतजाज सियासी जमातें करती हैं, धावा लोगों के साथ और लोगों को मिला के धरने दिए जा चुके हैं, अब सारी बातें सामने आ चुकी हुई हैं। इस वक्त मसला ये है कि जिस सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी पे पीटीआई खड़ी है, उसी की बुनियाद पे उनकी बुनियादें हिल रही हैं। गंडापुर साहब को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इतना ज़्यादा ख़राब किया कि उन्होंने वो आके ऑप्टिक्स दोबारा शुरू कर दिए बयानात के, वो ग्रिड स्टेशनों पे पहुंचने लग गए कि जनाब ये तो कंप्रोमाइज़ है, नहीं कर रहे। जिनका आपने जिक्र किया यूट्यूबर्स का, जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, जो बैठ के पाकिस्तान के दिफाई इदारों के और दफ्तरों के एड्रेसेस बता रहे थे, उन लोगों ने क्या अली अमीन गंडापुर की पोजीशन को ख़राब नहीं किया पार्टी के अंदर
कि वो क्या हैं, वो मिल चुके हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, सबके नाम सामने हैं, चेहरे लिखे हुए हैं कि वो क्या अंगेख्त करना चाह रहे हैं। उनका एजेंडा है पाकिस्तान की तबाही, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं बैठे हुए। इन्होंने लोगों को, वो जो कहते हैं ना मुशर्रफ दौर में मीडिया बड़ा आज़ाद हुआ तो कैथारसिस भी हो गया था, फिर तहरीकें नहीं चल रही थी, फिर बेगम कुलसूम नवाज ही सिर्फ बाहर आई थी और लोग नहीं मौजूद थे। आज इमरान खान पॉपुलर हैं, समीना पाशा साहिबा ठीक कह रही हैं कि वो आ जाएं, वो जैसे लोग कहते हैं जी टिकट लगा दें और उनको दिखा दें और इतने पैसे बन जाएंगे। वो मुराद सईद बेच चुके, 200 अरब डॉलर, 100 इधर मारेंगे और 100 उधर मारेंगे और निकल जाएगा। भाई खान साहब पहले जेल से बाहर थे, जलसे ही कर रहे थे ना, तो कौन सा इनकलाब आ गया था? वोट एक इनकलाब का रास्ता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद शॉर्ट टेम्पर दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे सियासत नहीं चलती, इससे मुल्क ख़राब होता है। हाँ, वो एजेंडा बिल्कुल ठीक हो रहा है कि आप डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, लोगों को एक मैसेज जा रहा है, लेकिन एक तरफ तगड़ा मैसेज ये भी है कि फिर जो पेज आपके साथ था वो पेज आज आपसे बात ही नहीं करना चाहता। वो कहता है पहले माफ़ी मांगो, जुर्म कबूल करो और फिर जाके उनसे बात करो। नहीं, मैं सिर्फ आमिर साहब यहाँ पे सिर्फ इनको सिलेक्ट किया गया था। सर एक सवाल ले लीजिएगा, ये अभी चूंकि बाहर के यूट्यूबर्स की भी आपने बात की, बाहर के लोगों की भी बात की, सेम पेज की भी बात की। ये शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उन्होंने अभी अपने एक वीलॉग के अंदर ये क्लेम किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब की और DGISI की बहुत सी आपस में मुलाकातें हो चुकी हैं और शायद आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि ये एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब की तारीफ में कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं कि देखें जी ये जाके पीछे DGISI से मिलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आई। तो ऐसा कुछ है, आपने शहर इक़्तिदार में ऐसी कोई खबर सुनी है क्या? देखें, मैं तो उनके क्लेम पे कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो मैं जानता हूं कि फौज ने बड़ी क्लैरिटी के साथ पब्लिक में आके कहा है कि हम आपसे बात नहीं कर रहे, और मेरी इतला आज भी यही है कि वो बात नहीं करना चाहते। इन्होंने हर दरवाज़ा नॉक किया है, वो बकौल शेख रशीद के, और फिर अब इन्हीं के पुराने साथियों ने कहा डिग्गियों में बिठा बिठा के भी हम लेके जा चुके हैं खान साहब को बाजवा साहब से मिलाने के लिए। यहाँ तो किसी के लिए कोई, किसी के पल्ले किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने अपनी सियासी लीडरशिप को खुद गंदा किया हुआ है और फिर हम उसी वहाँ दवा लेने जा रहे हैं जिनसे बीमार होते हैं कि बात भी उनसे करनी है, लिखवा के भी उनके लाओ। रऊफ हसन साहब ने क्या किया है? कल भी मैं ये कह रहा था कि जो चादर का मजाक इमरान खान ने महमूद अचकज़ई की उड़ाया था, वो महमूद अचकज़ई को अब खुद सोचना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि खान साहब तो हर एक को यूज़ कर जाते हैं ना अपनी लीडरशिप में। तुम ये जाके कह दो, तुम वो जाके कह दो, और फिर वो शेर अफजल मरवत की तरह कोई जीरो हो जाता है, कोई हीरो हो जाता है कि नहीं मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। कहते तो खान साहब ही है ना अडयाला जेल में मुलाकात के बाद, लोग उन्हीं के पे आके बात करते हैं। कोई आज तक मैं तो नहीं समझ सका कि जी ये वो पक्का चेयरमैन है बैरिस्टर साहब, गौहर साहब के ये जो बात करेंगे वो ऑथेंटिक है। नहीं, उनके साथ खड़ा हुआ छोटा सा लीडर उनको कह देता है कि इनको तो पता ही नहीं है, बात तो दूसरे से हुई थी। पंजोता साहब इमरान खान साहब से जब जर्नलिस्ट बात करते हैं, अचानक सवाल के ऊपर कान में बात शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने इसका जवाब नहीं देना। लीडर को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लीडरशिप को भी कर रहे हैं, सारे के सारे। इनका मकमसा ये है कि ना अपने अंदर ट्रस्ट है, ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक से एक बड़ा यूट्यूबर, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो इनकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की साख जीरो कर देता है और उसके साथ वो हमनवा लग जाते हैं। जो पहले, क्योंकि ये एक तरीका है कि मैं बात करूंगा तो तुम 6 लोगों ने मेरे साथ चलना है, तो दूसरा बात करेगा। इनकी पूरी की पूरी पोजीशन कंप्रोमाइज इन्हीं इन्फ्लुएंसर से हो रही है जिनसे पीटीआई ने कुव्वत पकड़ी है। ये बात जेल में बैठ के खान साहब के सोचने की है कि उन्हें अगर निकलना है बाहर तो क्या वो ये लीगल, जो राय साहब भी कह रहे थे बात थोड़ी देर पहले कि केसेस को देखें, केसेस तो हमेशा से एक जैसे बनते हैं, लेकिन फ़कीदुल मिसाल केस बनने के बाद फ़कीदुल मिसाल इंसाफ भी इन्हीं को मिला है, जमानतें भी इनकी हुई हैं, इनको आइंदा के लिए भी जमानतें दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, फिर इंटरवीन किया कि ये कौन सा तरीका है जमानत देने का। तो ये बात ठंडे दिल से अगर लीडरशिप पीटीआई की सोचे कि हमें अपने आप को बका में कैसे रखना है, पॉपुलैरिटी को कबूलियत में लाना पड़ेगा। मकबूलियत को कबूलियत का दर्जा पाकिस्तान में अभी ये इनकलाब नहीं ला सके। जिस दिन इनकलाब लाएंगे तो फिर खुद ब खुद इनके हाथ में हर चीज़ होगी, जो मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आमिर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी पड़ी, लेकिन ब्रेक के बाद जो सहाफी मेरे साथ मौजूद हैं वो खुद भी यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपने वीलॉग्स वगैरह करते हैं, और आमिर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके जो है बहुत गलत फैसले लिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, किस हद तक वो इस बात से एग्री करते हैं, इस पे तफसील से बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी यूट्यूबर्स की कि क्या यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने गलत फैसले किए हैं और आज पीटीआई का जो भी हाल है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या उनकी वजह से हैं। राय साहब, आपकी क्या राय है? आप खुद भी यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स करते हैं, आप समझते हैं कि बाकी उनका कोई प्रेशर होता है, इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से पीटीआई की लीडरशिप गलत फैसले करती है? मंसूर साहब, आई हैव टू अग्री। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए कि जावेद लतीफ़ साहब 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट से खुश नहीं है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, कल को नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो वो तमाम तर मुलाकातें या इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो भी जावेद लतीफ़ साहब के पास थी, वो एक ब्लॉग की शक्ल में या किसी ट्वीट की शक्ल में अपने वोटर सपोर्टर तक पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किस हद तक डैमेजिंग होगी PMLN के लिए। इस तरह पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की मिसाल ले लीजिए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ कि वो रहनुमा जो पाकिस्तान के बाहर से आए थे, जब गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, बहुत अहम ओहदों पर रहे, पाकिस्तान से चले गए तो वहाँ पर बैठ कर उन्हें व्लॉग स्टार्ट कर दिए, अपने वोटर को, सपोर्टर को उन्होंने मोबिलाइज किया, वहाँ पर उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन देना उन्होंने बेहतर समझा, उन्हें पब्लिक करते गए वो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सहाफ़ी के पास जब कोई खबर आती है, हम उसको वेट करते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि बहुत मोहतात होकर आम आवाम तक पहुँचाएँ। लेकिन जब एक सियासी लीडर डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल एज अ जर्नलिस्ट करेगा तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जावेद लतीफ़ साहब की एक स्टोरी है, जो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था पैसों का, और उसके बाद फिर वो स्टोरी कैसे डाई डाउन हुई और कैसे रिफ्यूट हुई। अगर इमेजिन कीजिए कि जावेद लतीफ़ साहब के कुछ मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर हों और जावेद लतीफ़ साहब वो स्टोरी कर दें, तो वो कितनी तेल का खेल स्टोरी होगी। सो ऑब्वियसली जब पॉलिटिशियन एक सियासी जमात का यूट्यूब या ट्विटर को मैं आपको इसी की, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे थे, मैं उनके जुमले देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग, उन्होंने उसको ना कंस्ट्रक्शन उसकी बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मालूमात हैं, अब जरा देखिएगा, एक सहाफी और हम सारे सहाफी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा मेरे पास जो मालूमात हैं ये सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, उन्होंने कहते हैं मेरी सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं और अगर वो चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो इसको डिनाई भी कर सकते हैं। ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी DGI से और आर्मी चीफ से जो है लेने की कोशिश की है। मैं हैरान हो रहा था कि लेने की कोशिश की है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुझे यूट्यूब के लिए इंटरव्यू दे दे। लेकिन यहीं से सारा मामला है ना, यहीं पर तो मामला फंस जाता है। जी 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 जी, यहीं पर तो आके मामला फंस जाता है ना कि मैं यहाँ पर बैठा कह दूं कि शहजाद साहब की मुलाकात डोनाल्ड लू से हुई है, ये इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। शहजाद साहब इसको रिफ्यूट करना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। दैट इज नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो ये नुकसान तो तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा हुआ है। ये मुझे इस पे मुत्तफिक हूं मैं कि बहुत जो वो लोग जो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते थे करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर, उन्हीं को कॉम्प्रोमाइज्ड कह दिया गया, उन्हीं को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया, उन्हीं को अंडरमाइन कर दिया गया और पार्टी के अंदर, वोटर के अंदर उनकी वो पोजीशन छोड़ी नहीं गई कि वो बेचारे कुछ भी। एक मिसाल आपको देता हूं, हामिद खान साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, सेनेटर हैं। हामिद खान साहब उन लोगों में से थे कि जो एट सम पॉइंट अगर कुछ इनिशिएटिव लेते तो चीज़ों को लेके आगे चल सकते थे। हामिद खान साहब बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल डोमिनेंट हैं और आए दिन उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क पुटअप किया जाता है तहरीक इंसाफ के वर्कर की जानिब से कि जनाब ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये तो फलां के दोस्त हैं, ये तो फलां के दोस्त हैं और ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसी तरह कोई भी वो बंदा, जिसकी समीना बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो खामोश तबाह होते हैं, जिनका काम पर्दे के सामने नहीं पर्दे के पीछे होता है। तो पर्दे के पीछे वाले लोग भी जो हैं उनको तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स, उनके अपने वर्कर्स ने, उनके अपने सियासी रहनुमाओं ने कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है और अब उनको इस पोजीशन में नहीं छोड़ा कि वो बेचारे कोई भी किरदार अदा कर सके। ये समीना साहबा, ये जो भी डिस्कशन हो रही है तो इसमें थोड़ा बहुत तो नहीं बल्कि बहुत सा कसूर जो है वो इमरान खान साहब का भी है, क्योंकि उनको यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स या ऐसे अफराद जिनके लाइक्स बहुत ज्यादा आते हों, रीट्वीट्स बहुत ज्यादा आते हों, उनकी कदर कीमत उनकी निगाह में बढ़ जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को इनकी पार्टी के अंदर देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पहले एक्चुअली सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब वो खान साहब के करीब आए तो उनको एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल करेंसी है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द रहने की, उस पर आपका सोशल मीडिया फुटप्रिंट कितना बड़ा है ये बहुत काउंट करता है, जिसकी वजह से उसके बाद बहुत से लोगों ने ऊट पटांग किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी अपने वीलॉग्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए। समीना, आप एग्री करेंगे इस बात से?
पता नहीं, मुझे जो ये सारी जो डिस्कशन है इतनी ज्यादा इसलिए रेलेवेंट नहीं लग रही कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली झाग की तरह बैठ जाएंगी जब इमरान खान खुद बाहर आएंगे, जब वो खुद फैसले करेंगे, जब वो खुद बोलेंगे, जब वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन ठीक था, कौन लॉयल था, कौन नहीं था, कौन उनके करीब रहेगा, कौन नहीं रहेगा। बाकी ये फकत ज़ेब दास्तां के लिए चीजें चलती रहती हैं। रोज पीटीआई वालों को कोई मौका चाहिए होता है कुछ कहने के लिए, कोई बंदा चाहिए होता है और उसके बाद खुद भी एक समीना एक मिनट, तो ये चलता रहता है। अच्छा मैं समीना एक मिनट सवाल एक सवाल जरा सुन लीजिए। वो एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रेलेवेंट है, वो इसलिए है क्योंकि अभी तो खान साहब नहीं आए ना। अब जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे तब तो इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं पार्टी लीडर्स के साथ ही पार्टी को आपने चलाना है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये खान साहब बाहर आ भी जाएं तो माजरत के साथ वो कितने को मर्दम शनास हैं। वो हमें उस्मान बुज़दार की एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है। जब पूरा पाकिस्तान पिट गया था, अपना सर फाड़ रहा था कि जनाब ये किस बंदे को आपने वजीर आला पंजाब बना दिया है, और पूरी पार्टी ने चीखें मारी वाली थी मंसूर कि अभी आप ये बात कह रहे हैं कि जी उनके जो सारे फैसले हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि जब उस्मान बुज़दार के ऊपर इतनी तनकीद हो रही थी तो वो उसका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं लिया इमरान खान साहब ने। इसी तरीके से बहुत से और फैसले गिनवाए जा सकते हैं जिस पर इमरान खान साहब के ऊपर कोई और ये कह रहा था कि सारी दुनिया लॉकडाउन लगा रही थी लेकिन इमरान खान साहब ने कहा लॉकडाउन नहीं लगाना। इस पे भी तनकीद शुरू हो गई लेकिन वो खड़े रहे, पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भाई ये बंदे मरवा देगा, ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं लिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें गिनवाई जा सकती हैं। असेंबलियां तोड़ने के मामले पर बड़ा एक जहां पे ये था कि तोड़नी चाहिए, वहीं एक बहुत बड़ा ये भी ग्रुप था जो समझता था नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस लिया। तो देखिए बिल्कुल वो वेटेज देते होंगे, मेरा ख्याल है और भी बहुत सारे लोग देते होंगे। जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे पीटीआई में बहुत सारे लोगों के लीडर्स के ऊपर बातचीत होती है, इसी तरह नून में भी होती है कि भाई ये बंदा कहाँ की जबान बात कर रहा है, ये क्यों अलग बात कर रहा है, शेख रुहेल असगर साहब आपके पास क्या कह के गए हैं, शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता क्यों छोड़ गए हैं। तो ये सारी चीजें हर पार्टी में होती हैं, बस वो जरा पीटीआई की ज्यादा डिस्कस हो जाती है। लेकिन मैं एक दो चीजें जरूर रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी मंसूर, जो आपने अभी आमिर साहब भी बात कर रहे थे, वो बड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। पहली बात तो ये कि जो ये बात हो रही थी कि जी कबूलियत लाजमी है, मकबूलियत चाहे हो या ना हो, मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा इस चीज से निकलना चाहिए। अब डिबेट को हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने ये तय कर लिया है कि हमें प्लीज कर लो, प्लीज हमें कबूल कर लो। अब मेरा ख्याल है आइन की रूह से जो तय होता है सबको इस बात को है या नहीं है, प्रैक्टिकली रियलिटी में पाकिस्तान में ऐसा होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम हमें स्पिरिट जो है उसकी वो तो यही है ना कि भाई जो मकबूल है उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए, उसी को वजीर आजम बनना चाहिए या उसी के हाथ में इक़्तिदार होना चाहिए। फिर भी हम ये बात कहते हैं कि नहीं जी पहले ये माफी मांगेगा फिर करेगा। मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं, अगर किसी ने गलती की हो जरूर माफी मांगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बात है ये तो मुझे बज़ाहिर ऐसी लगती है कि जैसे कोई खुद भी फेस सेविंग चाहता है कि चलो हम बाकी सब मामलात को सेटल कर लेते हैं लेकिन कम से कम हमारी भी फेस सेविंग हो जाए, इसलिए भाई कोई इस तरह के दो बोल दिए जाएं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की प्रॉब्लम इस वक्त पीटीआई से ज्यादा इस पर है कि इस वक्त दुनिया उनको कैसे देख रही है, कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने मईशत से कैसे निकलना है जबकि ये एक इंस्टेबिलिटी का मुसलसल एलिमेंट है। पीटीआई उन्हें क्या कह रही है, ना वो बाहर निकल रहे हैं, ना उनके साथ कोई उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वानों के अंदर कुछ उस तरह से, जिस तरह मर्जी हुकूमत चलाएं। प्रॉब्लम क्या है उन्हें? प्रॉब्लम ये है कि उन्हें भी पता है कि वो जाली हुकूमत की तरह बैठे हुए हैं और उनको इसीलिए कोई मुल्क भी उस तरह से नहीं हेल्प आउट कर रहा है, कोई उनको मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बिकॉज आई एम एट द लास्ट मिनट नाउ समीना, मैं लास्ट मिनट में आमिर साहब से जरा इस पर राय ले। आमिर साहब क्या हकीकत ये समीना कह रही है, मुझे तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माफी का ये कहा जा रहा है कि जी फेस सेविंग के लिए जो है वो माफी मांग लें तो बेहतर है ताकि इश्यूज जो है रिजॉल्व हो जाएं, या ये सख्ती वाली ये बात है कि नहीं जी माफी तो मांगनी पड़ेगी, माफी के बगैर आपको किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिलेगा? मैंने राय साहब का ना पहला फिक्रा सुना था कि 8 फरवरी के बाद जैसे जावेद लतीफ़ बाहर चले जाए और इंकशाफ कर दे, फिर मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो ऑन चौधरी को आप इसी तरह ही समझे कि ये वही काम हो रहा है जो आप आगे फोर्सी कर रहे हैं, ये यूं ही चलना है। और जो समीना साहिबा कह रही थी कि जी कबूलियत से निकलना चाहिए, ये कौन कहता है ना निकलें? मैं तो कहता हूँ सारी सियासी जमातों को बैठना चाहिए, लेकिन पीटीआई खुद, पीटीआई के बानी लीडर इमरान खान कहते हैं कि मैं बात सिर्फ उनसे करूँगा जिनके पास इख्तियार है। तो भाई फिर जब आप खुद ही यही चाहते हैं तो वो आपको कबूलियत की सनद नहीं दे रहे।
और जो इनकी गुफ्तगू से मैंने समझा है वो शायद ये कह रही हैं कि फ़ौज को फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि फ़ौज ने ये कहा है ना, मैंने और आपने तो नहीं कहा। DGISPR जब कहते हैं तो वो फ़ौज कहती है कि आपको माफ़ी मांगनी होगी और फिर जाके आप बात कीजिए। अब इशू ये है कि फिर आप बहादुर बन जाइए, फिर आप कहेंगे भाई हमने तो आपके पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर आप इनकलाब लाएं। बात वहीं पे जाके खड़ी होती है कि जी कौन कितने पानी में रहता है। जो इन्होंने बात की असम्बलियों की, मुझे ये बताएं, बहुत अच्छी लीडरशिप की बात की। इमरान खान का इत्तेकाद होगा कहीं पे कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया, क्या अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सर कहते हुए उन्होंने नहीं कहा कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे असम्बलियों से नहीं जाना चाहिए था, वो असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए? इन्होंने कौन सा फैसला किया है सिवाय एक आदि की मिसाल के अलावा जिससे वो वापस नहीं हुए? उन्होंने 2 साल के बाद कहा था कि मेरी पहली बड़ी गलती ये थी कि मैं IMF के पास नहीं गया, क्योंकि उससे बड़ी गलती ये कह चुके थे कि IMF के पास जाना उससे बेहतर है खुदकुशी कर लो। इनके बयानात कि वो फैसले सही थे या गलत है, मैं तो ये कह रही थी जो मंसूर कह रहे थे कि उनके फैसले सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो। बात कर लेने दें, आप अपनी बात कर लीजिएगा, मैं जी एक भी सिर्फ बात कर रही थी कि मैंने ये नहीं कहा कि वो सही फैसले थे, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि वो गले पड़ गए हैं और उनके हमनवाओं को भी समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ लेके जाएं। बात तो करने देना, इस तरह बात नहीं होती, इसको अच्छे तरीके से डिबेट को एंड करें कि जब आपका इतराज है तो आपको इतराज करना चाहिए। फिर आप जिनको चोर डाकू कहते हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान को क्या कहते थे? उनके दर पे क्यों पड़े हुए हैं? हाजिरियां क्यों देते हैं? महमूद चकजई की नकल उतारते थे। तो आपने नवाज शरीफ और जरदारी के पास भी पहुंचना है। थोड़े दिनों बाद हालात आ जाएंगे जिस तरह आप जा रहे हैं, या सियासी लीडरशिप की तरह अपनी लीडरशिप को एतमाद दें कि वो सबके पास जाएं, बात करें और बहुत शुक्रिया, रास्ता बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, राय साकिब साहब, सबीना रमजान साहिबा, बहुत शुक्रिया। टाइम मेरा खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।